हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट। मैं बात करता हूँ आज इंजीनियर अपने नए सब्जेक्ट लेकर। ठीक है, जो मैं नए सब्जेक्ट आज लेके आ रहा हूँ जिसकी हम सीखे हूँ वो है इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन के क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा और इसमें मैं बात करूँगा जो भी टॉपिक यहाँ मिलेंगे। ठीक है, उन सारे टॉपिकों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि ड्यूटी के बारे में आज क्वेश्चन हैं, डेल्टा के बारे में हैं और बहुत सारे जैसे इनकी क्या क्या इनके प्रोसेस, कैसे इनके फार्मूले, इन सारों क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे आपको सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि बाकी सब्जेक्ट के हम लोग लेके आते रहते हैं। उन सारे सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ पड़े रखे हैं, आप उन्हें भी देख के अपने एग्ज़ाम्स में फ़ायदे हो सकते हैं। तो मैं बात करूँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डेल्टा ऑफ ए क्रॉप मीन्स, फर्स्ट क्वेश्चन में ही पूछ दिया कि डेल्टा ऑफ ए क्रॉप का मतलब क्या होगा। तो देखो डेल्टा क्या होता है कि जो भी हम वाटरिंग करते हो अपनी खेती के लिए, जो भी आप खेत की बुआई करते हो, जब मान लो आपने एक प्लॉट है अपना, जब आपने यहाँ प्लॉट पे जो भी आपने फसल यहाँ से सो की, तो इसमें जितनी भी वाटर देते हो, इसकी जब तक ये फसल की कटाई, जब तक ये अपनी पकने तक ना हो जाए फसल, तब तक जितने भी वाटर होते हैं उन सारे वाटरिंग को, हर वाटरिंग को जो भी जब जब आप देते रहते हो उन सारे को ऐड करके जो टोटल वाटरिंग होती है वही होती है क्या, डेल्टा होती है। तो मैं बात करूं यहाँ पे ऑप्शंस में, तो कह रहा है कि सी ऑप्शंस कह रहा है कि डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप, जितना भी उस फसल के लिए जितनी भी हमें टोटल वाटर की ज़रूरत होती है वही क्या होती है, डेल्टा। अगर मैं बात करूँ क्रॉप पीरियड की, एक ऑप्शन इसमें देखो, यहाँ भी मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रॉप पीरियड होता क्या है? क्रॉप पीरियड वो फसल होती है जब आप किसी फसल में, जब तक आप उसकी बुआई करते हो और जब तक उसकी कटाई करते हो, इसके टोटल जब तक फसल की, बस फसल की बात कर रहा हूँ, फसल की जब बुआई करते हो तब तक की वाटरिंग और जब तक आप उसकी कटाई करते हो तब तक के लिए जो भी टोटल इसमें पीरियड लगता है वो टोटल क्या होता है, उसे कहते हैं हम क्रॉप पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ मैंने बता रखे हैं इसके आंसर में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके बीच रिलेशन पूछ रहा है, किसके, ड्यूटी, ठीक है, डेल्टा और बेस पीरियड। कई बार क्या होता है, आपने क्वेश्चन देखे होंगे, क्या होता है कि ड्यूटी, जो ड्यूटी होती है, डेल्टा और बेस पीरियड, इसके यूनिट ही पूछ लेता है कि इसकी यूनिट ही बता दो, ऑप्शन में दे देगा और पूछ लेगा कि इसकी यूनिट क्या होती है। अगर मैं बात करूँ ड्यूटी की, तो ड्यूटी की यहाँ मैंने क्वेश्चन में तो दे रखे हैं, तो यहाँ ड्यूटी की यूनिट होती है हेक्टेयर। जो हेक्टेयर क्या होती है, एरिया डिवाइड बाय इसकी डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर डेल्टा की बात, तो डेल्टा तो मैंने बता रखा है कि ये डेप्थ होती है। डेप्थ को मेजर, गहराई को मेजर करते हैं किससे, मीटर से मेजर करते हैं। और अगर बेस पीरियड जो होती है, बेस पीरियड को भी मैं बता दूं होता क्या है। बेस पीरियड वो पीरियड होती है जब आप किसी लैंड की प्रिपरेशन करते हो, किसके लिए, अपनी बुआई के लिए, तो उसके पहले, जो भी आप बुआई से पहले जब उसकी प्रिपरेशन करते हो लैंड की, तब तक की वाटरिंग से लेके जब तक आप अपनी कटाई करते हो खेती की, उसके पहले तक जो वाटरिंग देते हो, इस टोटल पीरियड क्या होती है, ये होती है बेस पीरियड कहलाती है। बेस पीरियड क्या होती है कि किसी भी लैंड को प्रिपरेशन से पहले जो भी वाटर दी जाती है, और जब हम जब हार्वेस्टिंग करते हैं, जब कटाई से पहले तक जितनी वाटर दी जाती है वही क्या होती है, हमारी बेस पीरियड होती है। तो यहाँ इन्हीं के बीच में रिलेशन पूछ रहा है कि ये रिलेशन होते क्या हैं। तो मैं बात करूँ इनके रिलेशंस की, तो अगर इसके रिलेशन आपके डायरेक्ट, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आपको डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं, तो डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ कि याद करने का तरीका क्या है। आप याद क्या करो, इसको क्या करो, डी टी इंटू डेल्टा कर दो, इक्वल टू क्या करो 8.64 बी। ठीक है, बेस पीरियड कर दो, ये क्या हो गई, ड्यूटी हो गई, ये हो गई डेल्टा, और इसके इक्वल टू करके 8.64 कर दो। और उसके बाद क्या करो, जो भी वैल्यू पूछी जा रही है उस वैल्यू को यहाँ रख के सॉल्व कर दो। लेकिन ऑप्शंस में क्या, ये ऑप्शंस में ऐसे नहीं दी है, गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू 8.64 बी डिवाइड बाई ड्यूटी। तो अगर मैं ऑप्शंस में देखूँ तो हमारा ऑप्शन क्या है, यही वैल्यू गिवन है, किस में, डी ऑप्शन में। ठीक है, ध्यान से देखो, डी में दिया है ना, डी इक्वल टू 8.64 बी डिवाइड बाई डी। अब देखना ध्यान, ये जो वैल्यू आती है ये हमारी किस में आती है, मीटर में आती है। क्योंकि यहाँ जो डेल्टा की वैल्यू दे रखा है, देखो यहाँ डेल्टा की वैल्यू क्या की दे रखा है, मीटर में दे रखा है। अब जब मीटर में दे रखा है तो मैं इसे मीटर में ही सॉल्व करूँगा। अगर ये मालूम सेंटीमीटर में दे दिया तो मैं क्या करूँगा, इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ अगर मैं इसे सेंटीमीटर में करूँगा तो क्या लिखूँगा, 8.64 बी डिवाइड मल्टीप्लिकेशन 100, सेंटीमीटर में चेंज कर रहा हूँ, और डी। अब मैं क्या करूँगा, जो भी वैल्यू दी रहेगी उसको 864 बी डिवाइड बाई डी कर दूँगा, ये मेरी डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। किस में आ गई, ये
सेंटीमीटर में आ गई वैल्यू। तो ये क्वेश्चन भी कई बार क्या करता है, गिवन दे देता है, इसकी वैल्यू सेंटीमीटर पूछेगा तो 864 बी बेस पीरियड डिवाइड बाई डी ड्यूटी कर देना। यहाँ इसके मैंने सॉल्यूशन दे रखे हैं। ये आपको जो भी सॉल्यूशन है इसकी पीडीएफ जो आई है मेरे टेलीग्राम जो, ठीक है, हम लोग के जो टेलीग्राम चैनल है इंजीनियर्स पॉइंट, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, वहाँ से आप क्या करो, पेज को ओपन करना और डायरेक्ट वहाँ से लिंक को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको जो भी पीडीएफ मिलेगी वहाँ से आप ले लोगे। और बाकी अगर जो भी आपकी क्वेरी या जो भी आपको प्रॉब्लम हो उन्हें हमारे जो भी इंस्टाग्राम हो, ठीक है, फेसबुक, ये सारे चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहाँ से आप ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हैं। अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होता क्या है? किसी इरिगेशन में, जहाँ मान लो अगर कोई खेती कर रहा है, कोई प्लाट है, जब लगातार दो भराई मतलब जब 2 बार डायरेक्ट वाटरिंग करते हो, मान लो आपने इस महीने, ठीक है, फर्स्ट वीक में किया वाटरिंग, उसके बाद सेकेंड वीक में कर रहे हो, तो जो डायरेक्ट जब आप करते हो वाटरिंग कंटिन्यू, तो वो होती है हमारी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कहलाती है। 2 भराई लगातार की जाए, मतलब 2 वाटरिंग कंटिन्यू की जाए किसी भी इरिगेशन प्लॉट के लिए, तो होती है हमारी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, इससे अलग फार्मूला पूछ रहा है। तो इसका एक अलग फार्मूला दिया गया है कि जो भी आपकी कल्चर कमांडेड एरिया होती है, कल्चर कमांडेड एरिया जो आपकी इरिगेशन के लिए यूजफुल एरिया होती है, ठीक है, वो होती है कल्चर कमांडेड, उस डिवाइड बाय, ठीक है, जो एनुअली आप उसे इरिगेट करते हो, जो पूरे साल आप उसको क्या करते हो, पानी देते हो अपनी खेती के लिए, उसका जो परसेंटेज होता है वही होती है हमारी क्या, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होती है। तो यहाँ अगर देखें तो ऑप्शन में यही ऑप्शन हमारा सही है, ए ऑप्शन ही कह रहा है इज द परसेंटेज ऑफ कल्चर कमांडेड एरिया प्रपोज टू बी इरिगेटेड एनुअली। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये मैंने यहाँ आंसर दे रखे हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो भी हमारी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होती है वो 40 से 60%, कई बार वैल्यू पूछ देता है कि कितनी होती है, तो इसका इतना ही एवरेज वैल्यू मान के चलते हैं कि 40 से कितनी 60% तक होती है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि खरीफ क्रॉप बताइए। खरीफ क्रॉप सोन कब उसकी बुआई करते हैं खरीफ क्रॉप की। अगर मैं खरीफ क्रॉप की बात करूँ तो खरीफ क्रॉप क्या होता है, ये हमारी ठंडी वाले, ठीक है, जो ठंडी वाली हमारी खेती होती है शीत ऋतु में, तो ये खरीफ की क्रॉप जो सोन करते हैं, सोन जून में करते हैं और इसकी कटाई कब करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं इसको सितंबर में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ और सारे एग्जांपल, जैसे मान लो और कौन सी होती है हमारी, रबी की फसल, वो आप बुआई करते हो, रबी की फसल की हमारी बुआई कब होती है, इसको आप अक्टूबर ठंडी के आसपास में करते हो, और इसकी कटाई कब करते हो, इसकी कटाई करते हो आप फरवरी में, कब, नेक्स्ट ईयर में। तो रबी की फसल जो होती है, आपके एग्जाम्पल में बता दो, अगर रबी की फसल कौन कौन सी होती है, रबी की फसल होती है जैसे कि आपकी व्हीट हो गई, ठीक है, बाजरे ज्वार हो गए, ये हो गई, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आते हैं हमारे रबी में, ठीक है। रबी में कौन कौन सी हमारी फसल आती है, रबी भी हमारी फसल आती है जैसे व्हीट हो गई, बाजरे हो गए, ज्वार हो गए, पल्स हो गई, ग्राम हो गई, ठीक है, ये सारे कौन से आते हैं, ये सारे हमारी होती हैं रबी की फसल। अब ठंडी की फसल, अगर जो गर्मी वाली फसल होती है तो इसकी तो आप जानते ही हो, ये होती है राइस होती है। राइस की खेती जब करते हो वो भी किस में करते हो, फिर आप सोयाबीन की भी खेती करते हो, ये भी किस में करते हो, रबी की टाइम में ही करते हो। अब मैं बात करूँ अपने इस, तो यहाँ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, जून। यहाँ पूछ रहा है बुआई कब करते हो, सोन पूछ रहा है। अगर यही पूछता हार्वेस्टिंग या कटाई किस समय पूछता तो क्या होता है आंसर, सितंबर हो जाता है। यहाँ इसने मैंने आंसर में बता रखी है, आंसर में देखो यहाँ दे रखा है कि इसके सारे खरीफ की फसल की जून में बुआई करते हैं, और खरीफ फसल की, ठीक है, उत्तर जो हमारे नॉर्थ एरिया में होते हैं इनकी फसल सावनी फसल के भी नाम से जानते हैं। कह रहा है इन फसलों के लिए अप्रैल से सितंबर तक का समय लिया जाता है, जिसमें अप्रॉक्सीमेम जून के आसपास में इसकी क्या करते हैं, सोविंग कर देते हैं, इसकी बुआई कर देते हैं। कह रहा है कि इसके लिए सिंचाई की बहुत जो भी हमारी खरीफ की फसल होती है, गर्मी की फसल होती है, इसके लिए हमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। खरीफ की फसल के लिए हमें क्या होती है, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब इसीलिए क्या करते हैं हम, इसको जो भी हमारा जो मौसम होता है मानसूनी, उसी मौसम में हम इसकी क्या करते हैं, बुआई करते हैं। इसकी मुख्य फसल है जिनको बहुत ज़्यादा जो पानी की ज़रूरत होती है, मक्का होता है, धान होता है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, अरहर, इन सबको क्या होता है, हमारे सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। और जबकि गेहूँ, चना, जौ, मटर, आलू इत्यादि की रबी फसल होती है, इसमें हमें क्या होता है, कम समय लगते हैं और कम वाटरिंग की ज़रूरत होती है। अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट में,
नेक्स्ट में कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बताइए कि ऑप्टिमम डेप्थ, कह रहा है ऑप्टिमम डेप्थ आप किसकी, कोर वाटरिंग की पूछ रहा है। कह रहा है कोर वाटरिंग की ऑप्टिमम डेप्थ बताइए कि क्या होती है, किसके लिए, वीट के लिए, गेहूँ के लिए पूछ रहा है कि ऑप्टिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग होता क्या है, जो भी आप खेती करते हो, ठीक है, जब प्रिपरेशन करते हो कि लैंड के लिए, तो जो वाटर देते हो वही होती है कोर वाटरिंग होती है। मतलब कि जो भी फर्स्ट वाटरिंग करते हो किसी भी खेती के लिए, मान लो अगर आपने यही वीट गेहूँ हो गई, तो वीट की जब फर्स्ट वाटरिंग जो भी करते हो इसके लिए, जब मान लो बुआई कर दिए, तो जो भी फर्स्ट वाटरिंग करते हो उसकी टोटल डेप्थ कितनी होती है, वही होती है हमारी, और कोर वाटरिंग के लिए ऑप्टिमम डेप्थ होती है। ठीक, जो भी फर्स्ट वाटरिंग करोगे, ये चीज़ ध्यान रखना, फर्स्ट वाटरिंग जब भी करते हैं तो उसकी टोटल जितनी पानी देते हैं वही होती है हमारी कोर वाटरिंग फॉर ऑप्टिमम डेप्थ। अब कह रहा है कि ये दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में कह रहा है कि ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग पीरियड फॉर वीट, ठीक है, गेहूं की यहाँ भी पूछ रहा है। तो जो भी हम गेहूं के लिए फर्स्ट वाटरिंग देते हैं उसकी डेप्थ कितनी होती है, 13.5 सेंटीमीटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, इसलिए इस चीज़ को अपने नोट्स में भी लिख लेना कि जो भी मैंने बताया उस सारी चीज़ों को। तो यहाँ बात करें तो वीट की पूछ रहा है तो 13, और जो भी यहाँ सी ऑप्शन है इसकी वैल्यू, अगर हम राइस की देखो तो राइस के लिए जो फर्स्ट वाटरिंग देते हैं इसकी वैल्यू होती है 19.5 सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर किसके लिए लेते हैं कोर वाटरिंग, राइस के लिए। चावल के लिए जो भी हम धान की खेती करते हैं उसके लिए 19.5 सेंटीमीटर लेते हैं। यहाँ इसने बता रखा है आंसर में बता रखा है कि गेहूं के लिए जो कोर की जल गहराई होती है टोटल डेप्थ 13.5 सेंटीमीटर, जबकि धान के लिए कितनी होती है, 19.5 सेंटीमीटर होती है। और ये भी बता रखा है कि जो भी हमारी गेहूं की फसल होती है कौन सी होती है, रबी की फसल होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मैंने वहाँ आपके फॉर्मूले देखे वहीं से हम यहाँ मैं न्यूमेरिकल पूछ रहा हूँ। कह रहा है कि इफ़ द ड्यूटी ऑफ अ क्रॉप, ठीक है, यहाँ देखो ड्यूटी की वैल्यू दे रखा है, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। कह रहा है ड्यूटी दे रखा है, ड्यूटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 864 हेक्टेयर पर क्यूमिक को ही हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड में शो करते हैं। कह रहा है और बेस पीरियड दे रखा है 120 डेज, बी की वैल्यू कितनी दे रखा है, 120 डेज दे रखा है। अब कह रहा है कि तीसरी वैल्यू किसकी दे रखा है, पूछ रहा है कि डेल्टा की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू कह रहा है, डेल्टा की वैल्यू। मैंने आप लोग को बता रखा था कि जो भी जब हम डेल्टा निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है। अगर यहाँ देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रख दूँगा 864 बी डिवाइड बाई किस में, डेल्टा सॉरी ड्यूटी कर दूंगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर की वैल्यू मैंने बता रखा था ऊपर कि कैसे इसकी वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं ये वैल्यू। तो मैं 864 रखूँगा और फिर यहाँ ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी की वैल्यू अभी तो दे रखा है बेस पीरियड 120 डेज, और डिवाइड बाई क्या करूँगा मैं, ड्यूटी पे रखूँगा 864। ये क्वेश्चन आपके MCQ में आने के चांसेस 100% हैं, तो इसको ध्यान से देखना कैसे मैंने सॉल्व किया। ये दोनों कट जाएंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 120 सेंटीमीटर। ये इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने बता रखी कि इस फॉर्मूले को आपको याद रखना होंगे। ये वैल्यू मैंने किस में बताया था, सेंटीमीटर में बताया था। और ऑप्शन को भी ध्यान में रखना कि क्या पूछ रहा है, कौन से ऑप्शन सेंटीमीटर या मीटर में पूछ रहा है। अगर मान लो यही अगर पूछता किस में, अगर कह देता कि मीटर में बताओ किसकी वैल्यू, डेल्टा की, तो आप क्या करते, इसकी वैल्यू लगती डेल्टा इक्वल टू 8.64 बी डिवाइड बाई डी, ड्यूटी रख देते हैं। अब मैं बात करूँ अपने, यहाँ मैंने सॉल्व करके बता रखे हैं। अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ लॉन्गेस्ट बेस पीरियड, ठीक है। अब देखो बेस पीरियड होता क्या है, बेस पीरियड मैंने बताया कि जो भी आप प्लॉट करते हो, ठीक है, प्लॉट की पहले जब आप खेती करते हो, सोविंग करते हो, उसके पहले जो प्रिपरेशन के लिए जो वाटरिंग देते हो आप, और जो आप प्लॉट की कटाई करते हो उसके पहले तक की जो भी वाटरिंग आप देते हो, उसके बीच की जो पीरियड होती है वही बेस पीरियड होती है। तो कह रहा है कि किसके लिए सबसे ज़्यादा बेस पीरियड होता है। तो अगर मैं ऑप्शंस में ध्यान दूँ तो देखो, खेती जो चावल होते हैं, चावल की भी तो होती है बेस पीरियड, लेकिन उतनी लेंथ नहीं होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। लेकिन अगर मेज की बात करूँ, कॉटन, ये भी ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन जो शुगर केन होता है ये 12 मासी फसल होती है। शुगर केन जो देखते हो आप, क्या करते हो, मार्च के आसपास में इसकी बुआई करते हो, ठंडे होने के आसपास, फिर इसकी क्या करते हो, फरवरी के आसपास नेक्स्ट ईयर में जब क्या करते हो, इसकी कटाई करते हो। तो इसकी बेस पीरियड ज़्यादा हो गई ना, क्योंकि यहाँ से आप एक फर्स्ट वाटरिंग कब करते हो, मार्च में, फिर इसकी साल भर के 12 मासी साल भर के आसपास अप्रॉक्स में आ जा रहा है। तो क्या हो गया, इसकी बेस पीरियड जो दिन होते हैं इसके क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हो गए। तो यहाँ में इसका आंसर हो जाएगा शुगर केन की लॉन्गेस्ट बेस पीरियड होती है। यहाँ मैंने आंसर दे रखे हैं। अब मैं बाकी भी बता रखा हूँ कि कैसे कैसे इसकी बेस पीरियड कब होती है, ये भी आपको नोट्स मिल जाएगा इसका, और इसे रीड कर लेना।
अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑप्टिमम डेप्थ, ठीक है, ऑप्टिमम डेप्थ और कोर वाटरिंग किसके लिए पूछ रहा है? राइस के लिए पूछ रहा है। देखो ऊपर व्हीट का पूछा था, अब राइस का पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन को लेके आया हूँ। और मैंने ऊपर बता भी रखा था कि जो कोर वाटरिंग करते हैं राइस के लिए, उसकी क्या वैल्यू होती है? 19 सेंटीमीटर होती है। और फिर मैंने व्हीट के लिए बता दिया रखा था कि व्हीट के लिए कितनी वैल्यू होती है? व्हीट के लिए होती है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पूछ रहा है किसकी? राइस की पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सी ऑप्शन, 19 सेंटीमीटर होती है कोर वाटरिंग किसके लिए? राइस के लिए। यहाँ मैंने आंसर दे रखे हैं। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यूजफुल सॉइल मॉइस्चर फॉर प्लांट्स ग्रोथ, या और कैसे क्वेश्चन पूछे तो वाटर यूटिलाइज बाय प्लांट इज अवेलेबल इन द फॉर्म। अब मैंने इसमें कुछ ऑप्शंस की अगर बात करूँ तो कुछ ऑप्शंस दे रखे, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर या केमिकल वाटर। अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूँ कि है क्या है, अगर मैं इन चारों ऑप्शन की बात करूँ तो देखो कैपिलरी वाटर वो वाटर होती है, ठीक है, कैपिलरी वाटर वो वाटर होती है जब आप किसी भी जो भी आपकी वाटर डायरेक्ट, ठीक है, जो सरफेस टेंशन के, तो मान लो इस दो सॉइल पार्टिकल है, इनके बीच में जो वाटर मतलब फिक्स होती है, जैसे मान लो अटैच होती है, या सरफेस टेंशन के थ्रू जो इनके बीच में रुक जाती है वाटर, वो होती है हमारी कैपिलरी वाटर। यही वाटर क्या होती है? हमारी जो प्लांट होते हैं, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, इनके जो रूट्स होते हैं, मान लो एक प्लांट है, इनके जो रूट्स होते हैं यही क्या करते हैं? कैपिलरी वाटर को ही एब्जॉर्ब करते हैं। अगर मैं वैसे बात करूँ, इसकी जो भी एक्शन होती है, जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है प्लांट, वो होती है कैपिलरी एक्शन। कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि जो वाटर होती है, जो हमारे प्लांट होते हैं, ठीक है, वो किस एक्शन के थ्रू अपने वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं खुद के लिए, कि अपनी भोजन के लिए, तो होती है क्या? कैपिलरी एक्शन होती है। कैपिलरी एक्शन बोलते हैं जो रेड्यूस, और वही जो वाटर को रेड्यूस, जो जिस वाटर को ये एब्जॉर्ब करता है उसे कहते हैं कैपिलरी वाटर। अगर मैं बात करूँ ग्रेविटी वाटर की, ग्रेविटी वाटर तो आप जानते हो जो खुद के, ठीक है, स्वतंत्र रूप से जो भी वाटर फ्लो करती है, जैसे कोई वाटर है, अगर मान लो नदी नाले में जो भी फ्लो कर रहा है, वो अपनी ग्रेविटी के कारण फ्लो कर रहा है, तो क्या होती है? ग्रेविटी वाटर होती है। और कह रहा है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, आर्द्रताग्राही जल, ये होते क्या हैं? देखो हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर होती है, ये जो वाटर, जब मान लो कोई आपके सॉइल पार्टिकल एक मुट्ठी उठाओ और इस मुट्ठी को आप क्या करो? ले जाओ ओवन में, जैसे आप प्रैक्टिकल किए होगे सॉइल मैकेनिक्स में, तो उस सॉइल मैकेनिक्स क्या करते हो? इसको 105 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या करते हो? टेम्परेचर में हीट करते हो। तो जो इसकी वाटर रिड्यूस्ड होती है वही क्या होती है? हमारी हाइग्रोस्कोपिक वाटर होती है, ठीक है, ये होती है। और केमिकल वाटर वो होती है जो इसकी बॉन्ड होती है, जैसे कि दो वाट अगर सॉइल उठाते हो तो बॉन्ड अगर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो केमिकल वाटर, इन्हें आप रिड्यूस नहीं करते। अगर किसी भी पार्टिकल के लिए अगर आप केमिकल वाटर को रिड्यूस कर देते हो ओवन में, या जैसे प्रैक्टिकल में देखोगे अगर 110 डिग्री सेल्सियस से आप ज़्यादा अगर टेम्परेचर दे दो, तो इसकी बॉन्ड क्या होती है? बिखर जाती है, जो मिट्टी होती है, और दोबारा इसमें क्या होती है? इनकी बॉन्डिंग की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो होती है हमारी क्या केमिकल वाटर। ये रिड्यूस को, इसे हम रिड्यूस नहीं कर सकते सॉइल से। तो यही अगर मैं, इसने पूछ क्या रखा है? इसने पूछ रहा है कि वाटर यूटिलाइज बाई प्लांट के लिए जो वाटर यूटिलाइज होती है, ठीक है, तो वो कौन सी वाटर होती है? वही होती है कैपिलरी वाटर, जो मैंने बता रखा है कि यहाँ कैपिलरी वाटर को ही जो प्लांट होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं अपने भोजन पाने के लिए। यहाँ सारे आंसर मैंने सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं, ये देख लेना। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट में अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द ड्यूटी। अब देखो ड्यूटी होती क्या है? ड्यूटी मैंने बता रखा था कि ड्यूटी होती है जो भी हम वाटरिंग करते हो खेती के लिए, जो भी हमारी लैंड एरिया होती है, उसकी जो यूनिट डिस्चार्ज, जितनी हमें पानी की ज़रूरत होती है क्यूमिक, या इसे मीटर क्यूब पर सेकेंड भी लिखते हैं, तो ये होती है हमारी ड्यूटी। इसको अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं? तो होता क्या है कि अगर मान लो कोई किसी प्लांट में, अगर किसी प्लांट में जब वाटरिंग करते हो तो हो सकता है कि आपकी अलग अलग खेती की अलग अलग विधि हो, अलग अलग तरीके से आप खेती करते हो, तो उसके लिए भी अफेक्ट कर सकता है। या जो आपकी सिंचाई की प्रणाली हो, मान लो आप किसी और थ्रू करते हो, मान लो स्प्रिंकलर इरीगेशन करते हो, या आप हो सकता है कि ड्रिप इरीगेशन करते हो, तो ये अलग अलग जो भी प्रोसेस है तो उसके भी इफेक्ट पड़ता है। साथ में क्रॉप, मान लो आपने अलग अलग खेती की हो तो अलग अलग के लिए अलग अलग उसका डिस्चार्ज होगा ना, अलग अलग पानी दोगे, मतलब अलग अलग तरीके से उसमें डिस्चार्ज वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या होते हैं? हमारे टोटल फैक्टर ABC तीनों फैक्टर हमारे क्या होते हैं? अफेक्ट करते हैं किसको? ड्यूटी को। तो ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा आपकी इसके लिए। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्यूटी इज़ द लार्जेस्ट, कह रहा है ड्यूटी किसके लिए सबसे ज़्यादा होती है। अब देखो ऊपर तो उसके फैक्टर अफेक्टिंग बता दिया कि क्या होती है, कल्टीवेशन के मेथड हो सकते हैं, इरीगेशन के हमारे मेथड हो सकते हैं, या हमारी
वाटरिंग की प्रोसेस होती है, ये सारे फैक्टर क्या होते हैं। टेम्परेचर भी उसमें वेरी करता है, फैक्टर अफेक्ट करता है किसके लिए, ड्यूटी को। अब पूछ रहा है कि किस कहाँ ज़्यादा होगी। अब देखो मैं अगर यहाँ एक एक आपकी ट्री बना रहा हूँ, ट्री मतलब कि यहाँ जो भी मान लो यहाँ से आपने मेन कैनाल आपका, ये एक तरीके से ट्री है कि कैसे कैसे आप वाटरिंग पहुँचाते हो अपनी प्लांट के लिए। मान लो आपकी यहाँ एक प्लांट है जो आपकी लैंड एरिया, वहाँ से आपने यहाँ से वाटरिंग की, ये ठीक यहाँ से आया, फिर क्या हुआ यहाँ से घूम के ये ऐसे आपकी वाटर इधर आई, फिर आपके क्या हो गया यहाँ से कुछ और प्रोसेस करके आपने इसको डायरेक्ट यहाँ लेके आया। अब जब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो मैंने बता रखा है कि ड्यूटी की फॉर्मूला क्या होता है, एरिया और जो भी इसकी डिस्चार्ज होती है, एरिया डिवाइड बाई जो भी डिस्चार्ज होती है, इस ये होती है क्या, ये होती है हमारी ड्यूटी। अब देखो एरिया जब भी मैक्सिमम जो भी एरिया होगी, अगर एरिया मैक्सिमम होगी तब क्या होगी, ड्यूटी की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। ड्यूटी तो क्या होगी, मैक्सिमम होगी जब एरिया ज़्यादा होगी, जब इसको एरिया ज़्यादा होगी तो ड्यूटी ज़्यादा। अगर डिस्चार्ज इसमें अगर ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगी, ड्यूटी कम हो सकती है। लेकिन डिस्चार्ज का ज़्यादा फैक्टर नहीं, हमारा एरिया ही होता है। अगर आप यहाँ देखो तो इस जगह पे मेन कैनाल के आसपास में, तो यहाँ क्या है, एरिया हमारी कम है ना, इतनी एरिया बच रही है ना, बस इतनी ही एरिया हो रहती है। यहाँ क्या एरिया हमारी कम हो गई तो क्या हो गया, ड्यूटी भी कम हो जाएगा। इस जगह पे अगर मैं बात करूँ तो ड्यूटी क्या है, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एरिया भी यहाँ क्या है, कम है। अगर मैं वाटर यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ से ऐसे होते हुए कहाँ आता है, अगर प्लांट में आ रहा है, तो जब हमारी इस प्लांट इस लैंड एरिया में आ रहा है तो देखो यहाँ इसकी एरिया इतनी हो गई ना, बहुत ज़्यादा हो गई। तो जब देखो तो एरिया क्या हो गई, इसकी बढ़ गई, एरिया बढ़ गई तो क्या हो जाएगी, ड्यूटी भी इसकी बढ़ जाएगी। ये लॉजिकल व्यू में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो अगर एरिया बढ़ गई तो क्या हो गई, ड्यूटी बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से लार्जेस्ट वैल्यू कहाँ हो जाएगी हमारी, जो आपकी फील्ड होगी, जो आपकी प्लॉट होगी, जो भी आपका लैंड एरिया होगा, यहाँ क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी किसकी वैल्यू, ड्यूटी की वैल्यू। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्यूटी इज़ द लार्जेस्ट, कहाँ मैक्सिमम होगी, जो हमारी फील्ड होगी जहाँ, वहीं पे क्या होगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। फिर कह रहा है दूसरे ऑप्शन में एट द हेड ऑफ कैनाल। अगर हेड ऑफ कैनाल मैंने बता रखा है, देखो हेड यही है ना, इस वाले प्लांट पे क्या हो रहा है, इसकी एरिया कम है ना, तो यहाँ ड्यूटी क्या होगी, वैल्यू कम हो जाएगी। तो वहाँ तो हो ही नहीं सकता, इसकी वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू पूछ रहा है तो कहाँ होगी, फील्ड में होगी, जहाँ हमारी लैंड एरिया होगी वहाँ पे हमारी ड्यूटी की वैल्यू लार्जेस्ट होगी। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्यू टू वाटर लॉगिंग, मैंने कल भी बता रखा था पिछली वीडियो में और आज भी बता रहा हूँ कि वाटर लॉगिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को देखो दूसरे कल मैं जो मतलब बताया था वो दूसरे तरीके का क्वेश्चन था, आज जो है देखो दूसरे तरीके से पूछा है। आज क्या पूछ रहा है कि वाटर लॉगिंग में पूछ रहा है कि क्या होते हैं, कौन से उसके कारण होते हैं। तो उसके लिए अगर मैं देखूँ तो वाटर लॉगिंग बता रखा था कि कहीं अगर मान लो कोई लैंड एरिया है, तो कोई फील्ड है, अगर वहाँ पे हमारी क्या हो, बहुत ज़्यादा वाटरिंग की केस हो, वहाँ एक कॉन्स्टेंट एनुअली, ठीक है, एनुअली अगर यहाँ वाटरिंग की केस बनते रहते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे आपके एक वाइट कलर की पैच बनने लगती है। जो भी लैंड एरिया होती है उसमें क्या होती है, वाइट कलर की पैच बनती है जो कि सॉल्टी होती है। तो सॉल्ट के कारण, जो वाटर लॉगिंग के कारण क्या होती है, सॉल्ट भी इंक्रीज कर जाती है। और ये भी बता रखा था कि यहाँ पे क्या होता है, आपकी अलग अलग जो भी घास फूस जो कि नॉर्मली जो कि हमारे क्रॉप के लिए एक अच्छे नहीं होते, वो भी यहाँ क्या होते हैं, शो में यहाँ उगाते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे खेती को बंजर बना देते हैं, क्या करते हैं, ऊसर बना देते हैं, बंजर बना देते हैं, जिससे कि हमारी खेती उपजाऊ नहीं रह जाती है। तो मैं बात करूँ, यहाँ पूछ रहा है कि उसके कारण क्या है, तो मैं सॉइल टेम्परेचर, अगर जो खेती होती है, जो जब भी वाटर लॉगिंग के केस होता है तो वहाँ क्या होता है, सॉइल टेम्परेचर रिड्यूस होता है। क्योंकि अगर आप वहाँ जाओगे तो आप हाथ रख के अगर उस लैंड एरिया में या फील्ड में जब हाथ रखोगे तो आपको थोड़ा टेम्परेचर रिड्यूस मिलेगा। कह रहा है सॉल्ट कंटेंट डिक्रीज, ये तो गलत है। मैंने बताया कि जब वाटर लॉगिंग के केस बनता है तो वहाँ क्या होती है, सॉल्ट की मात्रा इंक्रीज कर जाती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि कैरिंग आउट कल्टिवेशन एज रिजर्व, बोनी करना आसान होता है, नहीं ये भी गलत है। आप जब भी वाटर लॉगिंग होती है तो वहाँ क्या होती है, आपकी खेती करने लायक रही नहीं जाती है। और कह रहा है डी ऑप्शन में जंगली वनस्पतियों में कमी नहीं, ये भी गलत है। वहाँ क्या होता है कि जब भी आप देखते हो जंगली वनस्पति बहुत ज़्यादा, आपकी घास फूस वहाँ बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, जिससे कि आपकी और ज़्यादा खेती करनी कम डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो बात करूँ यहाँ जो पूछ रहा है उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सॉइल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ मैंने इसका आंसर दे रखा है। अब मैं ये इतने वीडियो आज मैंने क्वेश्चंस लेके आया हूँ और सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बता रखे हैं और सारे टॉपिक जो भी आपको समझाने लायक थे, सारे पॉइंट ऑफ व्यू मैंने शेयर कर रखे हैं। अब आप को ये कर रहे हैं कि ये वीडियो को पूरी देखो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो, जिनके एग्ज़ाम है और आने वाले जिनके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सबको शेयर करो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो,
जिससे कि आपको जो भी अपडेट हो सारे अपडेट आपके टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू। जय हिंद।